साथियों, आज हम लोग मशीन लर्निंग को एक नए तरीके से पढ़ना शुरू करेंगे, नए तरीके से जानना शुरू करेंगे। हम लोग देखेंगे कि मान लीजिए महाभारत के समय में अगर मशीन लर्निंग होती, तो यह किस तरीके का रोल प्ले करती। तो प्राचीन ज्ञान और आधुनिक तकनीक का एक मिलन है, इसके माध्यम से मैं आप लोगों को मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा। महाभारत के युग में जब राजा और योद्धा युद्ध की रणनीति पर चर्चा कर रहे थे, धृतराष्ट्र की सभा में युद्ध की रणनीति पर चर्चा हो रहा था, तभी भीष्म पितामह ने एक अनोखा विचार प्रस्तुत किया। उस विचार का नाम क्या था? मशीन लर्निंग। इस प्राचीन कथा में हम देखेंगे कैसे युद्ध कौशल और तकनीकी नवाचार का जो है संगम होता है, जो हमें ये सिखाता है कि ज्ञान का कोई युग नहीं होता है। तो आइए इस रोचक कथा के माध्यम से मशीन लर्निंग के मूल सिद्धांतों को समझें और देखें कि कैसे प्राचीन ज्ञान आधुनिक तकनीक से मिलकर एक नया दृष्टिकोण प्रदान करता है मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो मशीन लर्निंग का परिचय, विश्व पितामह का दृष्टिकोण क्या है मशीन लर्निंग को लेकर के? डेटा से सीखना। विश्व पितामह ने समझाया कि जैसे योद्धा अभ्यास और अनुभव से सीखते हैं, वैसे ही मशीनें डेटा से सीख सकती हैं, और यह प्रक्रिया अर्जुन के धनुर्विद्या के अभ्यास के समान है। जैसे अर्जुन धनुर्विद्या सीखते थे, ज़्यादा प्रैक्टिस करते थे, ज़्यादा ध्यान देते थे, ठीक उसी तरीके से मशीनें भी डेटा से सीखती हैं। यहाँ पे मशीन को अर्जुन कहा गया है और डेटा की संज्ञा उनके बाणों से दी गई है। अब निरंतर सुधार भी होता रहता है। जितना अधिक अभ्यास होगा उतना ही बेहतर प्रदर्शन होगा। अर्जुन अगर प्रैक्टिस नहीं करते, अभ्यास नहीं करते, तो उनका प्रदर्शन उतना नहीं अच्छा हो सकता था और वे विश्व के श्रेष्ठ धनुर्धर नहीं कहे जा सकते थे। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि एकलव्य ने भी प्रैक्टिस के माध्यम से ही अपना जो स्थान कायम किया था धनुर्विद्या के क्षेत्र में, वह प्रैक्टिस के माध्यम से किया था, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य तो उसके पास थे नहीं, उसको सिखाने के लिए कोई था नहीं, और गुरु द्रोणाचार्य को अपना गुरु मानता था। गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बना करके उसने अभ्यास किया और धनुर्विद्या का बेहतर प्रदर्शन किया। इस तरीके से जितना अधिक डेटा मशीनों को दिया जाएगा उतना ही समझदार वे बनेंगी। जितना अधिक प्रैक्टिस वे करेंगी उतना ही ज़्यादा ही समझदार बनेंगी। जैसे मैंने अभी आपको एकलव्य का वर्णन किया, अर्जुन का वर्णन किया और कर्ण का भी वर्णन किया। तो ये तीनों धनुर्विद्या के महारथी हैं, लेकिन एक के पास गुरु है, गुरु द्रोणाचार्य है, जो कि मशीन लर्निंग इंजीनियर की तरह काम कर रहे हैं, और वे मशीन लर्निंग मॉडल यानी अर्जुन को ट्रेन कर रहे हैं कि कैसे हमें डेटा से सीख करके कैसे बेहतर प्रेडिक्शन करना है। वो ज़्यादा से ज़्यादा डेटा दे रहे हैं, अच्छा से अच्छा डेटा दे रहे हैं, ताकि अर्जुन अच्छा परफॉर्म कर सके, यानी कि मशीन लर्निंग का जो मॉडल है वो अच्छा परफॉर्म कर सके। इसी तरीके से कुछ ऐसे मॉडल्स हैं जिनको किसी भी इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, किसी गुरु की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी कि वो एकलव्य हैं। ठीक है, एकलव्य को किसी गुरु की जरूरत नहीं है, और वह स्वयं डेटा खोजता है, स्वयं डेटा एनालिसिस करता है, स्वयं डेटा को प्री प्रोसेस करता है, और स्वयं वह प्रेडिक्शन भी करता है, यानी कि स्वयं तीरें चलाता है। तो इसमें मॉडल का सेल्फ इंटेलिजेंस काम आता है, यानी कि लेयर बाय लेयर स्ट्रक्चर से बहुत चीज़ों को एनालाइज करता है और उनसे सीखता है और बेहतर परफॉर्म करता है। अब पैटर्न की पहचान कैसे होती है? मशीन में डेटा में पैटर्न को पहचान कर भविष्य के लिए उपयोगी जानकारी प्रदान करने की क्षमता होती है। जैसे एक कुशल योद्धा के युद्ध के दौरान पैटर्न को पहचानता है कि युद्ध का पैटर्न कहाँ है, युद्ध में चल क्या रहा है, कहाँ पे मुझे अटैक करने की ज़रूरत है, कहाँ पे मुझे कम अटैक करने की ज़रूरत है। जिस तरीके से एक कुशल योद्धा महाभारत के समय में युद्ध के पैटर्न को, युद्ध के नियम को और युद्ध के महत्व को पहचान करके आक्रमण करता था, वैसे ही मशीनें भी डेटा के पैटर्न को पहचान करके ही डेटा का प्रेडिक्शन करती हैं। ठीक है, अब कर्ण ने एक प्रश्न पूछा कि ये मशीन लर्निंग काम कैसे करती है। इसे पूरी सभा में जो है कोलाहल मच गया कि भाई कर्ण का प्रश्न आया है, वो ये पूछता है कि मशीन लर्निंग काम कैसे करती है। अगर इसको बता दिया गया तो हो सकता है कि अर्जुन से अच्छा परफॉर्मेंस करने लगे। फिर भी उसको बताया गया कि पहला जो उसमें आता है कि जैसे अर्जुन तीर चलाने से पहले परिस्थितियों का आकलन करता है, वैसे ही मशीन भी डेटा को एकत्र करती है। यह डेटा विभिन्न स्रोतों से आ सकता है, जैसे सेंसर हो गया, लॉग फाइलें हो गई, या उपयोगकर्ता का इनपुट हो गया। जैसे अर्जुन को तीर चलाने से पहले ये इन्फॉर्मेशन हो जाती थी कि मैं किस योद्धा को कहाँ पे अटैक करूँ, ठीक है, किस योद्धा को कहाँ पे अटैक करूँ जिससे वह मुझसे परास्त हो जाए। वैसे ही
हमारा मॉडल भी डेटा को एनालिसिस करता है, ठीक है। और यह डेटा विभिन्न स्रोतों से आ सकता है, जैसे अर्जुन के पास इंफॉर्मेशन विभिन्न स्रोतों से आ सकती थी। एक सबसे बड़े उसके इंफॉर्मेशन देने वाले तो उसके सारथी भगवान श्री कृष्ण ही थे अर्जुन के, ठीक है। वही सारा का सारा उनको बता देते थे कि कौन सा योद्धा किस लेवल की शक्ति का है, कौन से योद्धा पे कहाँ प्रहार करोगे, और सारा कूटनीतिक राजनीतिक ज्ञान जो है, और यहाँ तक कि गीता का ज्ञान भी अर्जुन को वो देते हैं, ठीक है। तो जैसे अर्जुन तीर चलाने से पहले परिस्थितियों का आकलन करता है, वैसे ही मशीन लर्निंग भी मशीनें डेटा एकत्र करती है, ठीक है। डेटा एकत्र करती है, डेटा एकत्र करती, कलेक्ट करती जाती है, दिमाग में रखती जाती है। और यह डेटा विभिन्न स्रोतों से आ सकता है, विभिन्न परिस्थितियों से आ सकता है, सेंसर से आ सकता है, लॉग फाइलों से आ सकता है, या उपयोगकर्ता का जो यूजर्स का जो इनपुट है उसके हिसाब से आ सकता है। अब कर्ण को जो दूसरा पॉइंट बता गया, एल्गोरिथम का प्रयोग, ठीक है। कर्ण ने प्रश्न क्या पूछा था कि मशीन लर्निंग कैसे काम करती है। कर्ण का प्रश्न क्या था, मशीन लर्निंग काम कैसे करती है। तो उसको ये बताया गया कि भाई पहले डेटा का संग्रह करो, पहले युद्ध के नियमों को जानो, पहले अपने शत्रु के बारे में जानो, ठीक है। अटैक कहाँ करना है, परिस्थिति को पहचानो, ठीक है। उसके बाद अब तुम एल्गोरिथम का प्रयोग करें। क्या करो, एल्गोरिथम का प्रयोग करें। मशीनें जैसे एल्गोरिथम का यूज करती हैं जो अर्जुन के तकनीकों के समान है, ठीक है। एल्गोरिथम में स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं, ठीक है। तो वही अर्जुन की तकनीकों के समान है। जैसे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम का उपयोग करती हैं, तो वही एल्गोरिथम अर्जुन भी यूज करते थे, ठीक है। अगर अर्जुन की जो टेक्निक का यूज करते थे उनको अगर हम लोग एल्गोरिथम से अगर कंपेयर करें, तो वो हम लोग कह सकते हैं कि एल्गोरिथम जो आजकल के हैं वही अर्जुन के टेक्निक थी उस समय युद्ध करते के समय। और ये एल्गोरिथम डेटा का विश्लेषण करते हैं और पैटर्न खोजते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अर्जुन तीर चलाने से पहले डेटा के पैटर्न को जानने की कोशिश करते थे। तो डेटा के पैटर्न को जानते कैसे थे, वो डेटा के पैटर्न को एल्गोरिथम के माध्यम से जानते थे। उसके बाद वो एनालिसिस करते थे कि मुझे किस तरीके का अटैक करना है, किस तरीके का तीर छोड़ना है, और किस स्ट्रेंथ का मुझे अटैक करना है। अब आता है भाई निर्णय लेना, ठीक है। डेटा का संग्रह भी हो गया, एल्गोरिथम का प्रयोग भी हो गया। अब आता है कि निर्णय लेना। निर्णय विश्लेषण के आधार पर लिया जाता है, और ये मशीनें विश्लेषण के आधार पर प्रेडिक्शन करती हैं और निर्णय लेती हैं, जैसे एक कुशल योद्धा अपने अनुभव के आधार पर निर्णय लेता है, ठीक है। तो ये मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट और महाभारत का कॉन्सेप्ट अगर मिला दिया जाए तो ये लगभग सेम तरीके से ही काम करते हैं, जिनका आपको मैं रेफरेंस लेके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। अब आते हैं, दुर्योधन भी एक कैरेक्टर है उसमें। दुर्योधन का दृष्टिकोण क्या है, वह मशीन लर्निंग की शक्ति के बारे में क्या जानना चाहता है। क्योंकि दुर्योधन और कर्ण एक ही सेना में है, एक ही साइड है महाभारत के युद्ध के समय, इसलिए पहले कर्ण ने मशीन लर्निंग को समझा, मशीन लर्निंग क्या होती है उसके बारे में उसने जाना, ठीक है। अब दुर्योधन का दृष्टिकोण है मशीन लर्निंग की शक्ति का प्रयोग कैसे किया जाए। तो मशीन लर्निंग की शक्ति का प्रयोग कैसे किया सकता है, युद्ध की रणनीति में सुधार करने के लिए हम लोग मशीन लर्निंग की शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। अब चूंकि कर्ण और दुर्योधन एक ही पार्टी के हैं, तो उससे कर्ण ने बताया होगा कि मशीन लर्निंग का यूज करके हम लोग अपने शत्रु को हरा सकते हैं, क्योंकि मशीन लर्निंग का यूज करके हम लोग डेटा के बारे में जान सकते हैं, डेटा के पैटर्न के बारे में जान सकते हैं, उसका एनालिसिस कर सकते हैं। तो अब दुर्योधन कह रहा है कि चलो मशीन लर्निंग का यूज करके हम लोग अपने युद्ध की रणनीति में क्यों ना सुधार करें। तो दुर्योधन ने मशीन लर्निंग को एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में देखा जो युद्ध की रणनीतियों में सुधार कर सकता है। मशीनें पिछले युद्धों से डेटा का विश्लेषण करके बेहतर रणनीतियां सुझा सकती हैं, ठीक है। मतलब यहाँ कहने का मतलब है कि मशीनें डेटा से सीख करके और फिर जो नया डेटा आएगा उस पर अच्छे से प्रेडिक्शन कर सकती हैं और बेहतर एक रणनीति बना सकती हैं कि हमें कहाँ पे ज़्यादा फोर्स लगानी है, कहाँ पे किस योद्धा को लगाना है। उसके आधार पर युद्ध की रणनीति में सुधार करने के बाद दुर्योधन कहता है कि मशीन लर्निंग का यूज करके हम लोग युद्ध की रणनीति में सुधार कर सकते हैं, यानी कि डेटा के प्रेडिक्शन में जो सुधार है, उसका परफॉर्मेंस है, उसमें हम लोग कुछ चेंजेस ला सकते हैं। अब दूसरा वो कहता है कि संसाधनों का कुशल उपयोग करना चाहिए। हमारे पास सेना बहुत ज़्यादा है, हमारे पास योद्धा बहुत ज़्यादा हैं, हमारे पास संसाधनों की कोई
कमी नहीं है, लेकिन उसे अगर कुशलतापूर्वक यूज किया जाए तो हम लोग इस जंग में जीत सकते हैं। ठीक है। उसने कहा कि मशीन लर्निंग सैन्य संसाधनों के आवंटन को अनुकूलित करता है। ठीक है, कहाँ पे कितना रिसोर्स लगना है, कहाँ पे कितना एग्जीक्यूशन होना है, उसको मशीन लर्निंग कंट्रोल करता है, जिससे कम से कम संसाधनों में अधिक प्रभावी परिणाम हमें मिल सके। अब शत्रु की गतिविधियों का पूर्वानुमान भी लगाना है, क्योंकि मशीन लर्निंग में होता क्या है, इस डेटा के माध्यम से हम लोग प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं। पहले अपने मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेंड करें पुराने डेटा के आधार पर, फिर नए डेटा को उसमें फीड करके ये देखें कि भाई इसका क्या प्रेडिक्शन है, क्या ये प्रेडिक्ट करता है। ठीक है, तो शत्रु की गतिविधियों का पूर्व अनुमान उसमें लगाया जा सकता है। कैसे? मशीन लर्निंग एल्गोरिथम शत्रु की गतिविधियों का विश्लेषण करके उनके अगले कदम का अनुमान लगा सकते हैं, जो रक्षात्मक रणनीतियों को मजबूत बनाता है। तो दुर्योधन ने कहा कि भाई मशीन लर्निंग का यूज करके हम लोग शत्रु की गतिविधियों का पूर्वानुमान कर सकते हैं और संसाधनों का कुशल उपयोग कर सकते हैं और युद्ध की रणनीति में सुधार भी कर सकते हैं। जैसे अर्जुन तीर चलाने से पहले, युद्ध लड़ने से पहले डेटा को प्री प्रोसेस करता है, डेटा को समझता है, उसके बाद वो अटैक करता है। तो हमें भी उससे सेम सीख लेकर के वही काम करना चाहिए। अब एक कैरेक्टर है भगवान श्री कृष्ण। कृष्ण की चेतावनी है कि भाई मशीन लर्निंग में कुछ चैलेंजेस भी हैं। तो चैलेंजेस कौन कौन सी है? डेटा की गुणवत्ता। कृष्ण की चेतावनी दी कि गलत या अधूरा डेटा अगर रहेगा तो आपको गलत निष्कर्षों की ओर ले जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास गलत या अधूरा ज्ञान है तो आप जरूर गलत रास्ते पे ले जाएंगे। तो कृष्ण जी ने क्या कहा कि अगर आपका डेटा अच्छा नहीं है, आपके डेटा में काफ़ी एरर है, ठीक है, तो उस समय आपका परिणाम जो है वो गलत निकलेगा। डेटा में आपका आउटलायर्स हैं तो उस समय आपका परिणाम गलत निकल सकता है, यानी मशीन लर्निंग का मॉडल जो है वो गलत प्रेडिक्शन कर सकता है, ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा। और एक महत्वपूर्ण चुनौती है जिसे ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। जैसे एक योद्धा को सही प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, वैसे ही मशीनों को सटीक और प्रासंगिक डेटा की आवश्यकता होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कुछ उसमें नैतिक मुद्दे भी आते हैं। मशीन लर्निंग के उपयोग में नैतिक चिंताएं उठ सकती हैं। उदाहरण के लिए, क्या मशीनों को जीवन और मृत्यु का निर्णय लेने की अनुमति दी जानी चाहिए? इस तरह प्रश्न गहन विचार विमर्श की मांग कर सकते हैं। अति निर्भरता मतलब ज़्यादा हमें ज़्यादा हमें डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। कृष्ण जी ने यह भी कहा, भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि मशीनों पर अत्यधिक निर्भरता खतरनाक हो सकती है, इसलिए मनुष्य को अपना दिमाग भी यूज करना चाहिए। ठीक है, मानवीय निर्णय और अंतर्ज्ञान का महत्व कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि मनुष्य ने ही मशीनों को बनाया है, मशीनों ने मनुष्य को नहीं बनाया। इसलिए मानवीय ज्ञान और अंतर्ज्ञान कभी खत्म नहीं होता। मशीन लर्निंग को अपना एक सहायक उपकरण के रूप में देखिए, ना कि इसको एक ह्यूमन रिसोर्स की तरह देखिए। ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि मशीन लर्निंग की ये कुछ चुनौतियां हैं। अब अर्जुन का कुछ प्रश्न है कि सही प्रशिक्षण का महत्व के बारे में अर्जुन ने कुछ प्रश्न पूछा। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि क्या अर्जुन के प्रश्न क्या क्या है। लक्ष्य का निर्धारण। अर्जुन ने पूछा कि कैसे सुनिश्चित किया जाए कि मशीनें सही चीजें सीख रही हैं। भाई ये तो जानना बहुत जरूरी है ना, मशीनें सही चीजें सीख रही हैं कि नहीं सीख रही हैं, इनको जानना बहुत जरूरी है। तो अर्जुन ने पूछा, हे भगवान श्री कृष्ण, आप ये बताइए कि कैसे ये सुनिश्चित किया जाए कि जो हमारे मशीनें हैं, जो हमारे योद्धा है, वह सही डेटा प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं, यानी सही जगह ये लोग अटैक कर पा रहे हैं कि नहीं। यह स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण की आवश्यकता को दर्शाता है। मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट के लिए स्पष्ट और मापने योग्य उद्देश्य निर्धारित करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब पर्यवेक्षित शिक्षण। इसने समझाया कि जैसे अर्जुन को एक अच्छे गुरु की आवश्यकता थी, वैसे ही मशीनों को पर्यवेक्षित सुपरवाइज्ड ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। अब मैंने क्या बताया था आपको शुरू में, अर्जुन के सुपरवाइजर कौन थे? गुरु द्रोणाचार्य थे, तो उनके सुपरविजन में काम करते थे। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो अर्जुन इज ए पार्ट ऑफ सुपरवाइज लर्निंग। लेकिन वहीं पे अगर एकलव्य को देखा जाए तो वो किसी भी सुपरविजन में काम नहीं करते थे, वह खुद ही सीखा, खुद ही डेटा का पैटर्न बनाया, खुद ही अपना युद्ध लड़ने का पैटर्न बनाया। तो वहाँ पे वो अनसुपरवाइज लर्निंग के एल्गोरिथम की तरह उनको समझा जा सकता है।
तो कृष्ण ने क्या समझाया, जैसे अर्जुन को एक अच्छे गुरु की आवश्यकता थी, ऐसे सुपरवाइजर की आवश्यकता थी, वैसे ही मशीनों को भी सुपरवाइज्ड ट्रेनर की आवश्यकता होती है, यानी सुपरवाइजर की आवश्यकता होती है। इसका अर्थ है मशीनों को सही उदाहरण देना और वो जब गलती करें तो उन्हें सुधारना। अब सुपरवाइज लर्निंग में होता क्या है, हमें डेटा का इनपुट और आउटपुट दोनों पता होता है और उसी डेटा से हमें मॉडल को ट्रेंड करना होता है। यानी कि सुपरवाइजर जो है वह सब चीज़ जानता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, और अपने अनुभव के आधार पर वह अपने शिष्य को ट्रेन करता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग। ठीक है, सुपरवाइज्ड लर्निंग में डेटा को इनपुट और आउटपुट सब पता होता है, डेटा का इनपुट और आउटपुट सब पता होता है, यानी कि लेबल डेटा होता है वो, और उस डेटा के आधार पर हमें उस मॉडल को ट्रेन करना होता है। निरंतर प्रक्रिया होती है, कंटिन्यूस प्रोसेस होता है ये। ट्रेनिंग प्रक्रिया में निरंतर प्रतिक्रिया और सुधार करना बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे अर्जुन अपने प्रदर्शन को लगातार सुधारता था, पर कैसे सुधारता था? प्रैक्टिस करके, ज़्यादा से ज़्यादा डेटा से ट्रेंड होकर के और अच्छा से अच्छा प्रेडिक्शन करके, अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस दिखा करके अर्जुन की परफॉर्मेंस में लगातार सुधार होता था। वैसे ही मशीन लर्निंग मॉडल को नियमित रूप से मूल्यांकन और सुधार की आवश्यकता होती है। ठीक है, एक बार की बात है जब अर्जुन और अन्य जो गुरु द्रोणाचार्य के शिष्यगण थे, तो उन्हें एक चिड़िया की आंख पे निशाना लगाना था। तो गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा कि शिष्य तुमको क्या दिख रहा है? तो किसी ने पूछा गुरुजी मुझे पूरी चिड़िया ही दिख रही है। किसी ने कहा कि मुझे तो उस पेड़ पर लगे हुए फल हैं वो दिख रहे हैं। ठीक है, किसी ने कहा मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा है। तो अर्जुन से पूछा गया कि भाई अर्जुन तुमको क्या दिख रहा है? तो अर्जुन ने कहा कि मुझे तो चिड़िया की आंख दिख रही है। बस यही सुपरवाइज्ड विजन का जो है, यही सुपरवाइज्ड ट्रेनिंग का जो है फायदा होता है। और इसमें मशीनें खुद ही निर्णय ले सकती हैं कि उनके लिए क्या डिसीजन देना अच्छा है, क्या डिसीजन देना अच्छा नहीं है। अब भीष्म का प्रश्न है कि अत्यधिक डेटा की चुनौती, मतलब हमारे पास एक्सेस ऑफ डेटा हो गया है तो उसके क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं उसके बारे में। डेटा ओवरलोडेड, भीष्म ने पूछा कि क्या बहुत अधिक डेटा से मशीन भ्रमित भी हो सकती है? बहुत ज़्यादा डेटा आ जाएगा, बहुत ज़्यादा आपके पास डेटा की संख्या हो जाएगी, तो उस समय मशीन लर्निंग कंफ्यूज हो जाती है, मशीनें कंफ्यूज हो जाती हैं। और यह वास्तविक चिंता का विषय है, जिसे कर्स ऑफ डायमेंशनलिटी भी कहा जाता है। अत्यधिक डेटा मॉडल को प्रदर्शन को कम करता है। तो कर्स ऑफ डायमेंशनलिटी में क्या होता है, हमें जो डेटा की डायमेंशन होती है उसे हमें रिड्यूस करना होता है। ठीक है, हमें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा मिलेगा, हमें उस डेटा में डायमेंशनलिटी कम करनी होती है यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ एल्गोरिथम लाइक प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। और हमें जो काम का फीचर होता है सिर्फ उसे ही यूज़ करना होता है। तो कर्स ऑफ डायमेंशनलिटी क्या होती है, मतलब डेटा की जो डायमेंशन है, जो डेटा के ज़्यादा फीचर है वो हमारे पास न रहें। ठीक है, यानी कि हमें फीचर जो है मतलब वाले फीचर बस हमें चाहिए। अगर डेटा अधिक होगा तो हमारे पास फीचर की संख्या बढ़ेगी, कन्फ्यूजन होगा, इसीलिए उसको दूर करने के लिए हम लोग डायमेंशनलिटी को रिड्यूस करते हैं। तो भीम ने पूछा कि बहुत अधिक डेटा से मशीनें भ्रमित हो सकती हैं? तो किसी ने कहा कि हाँ, भ्रमित तो हो सकती हैं और ये एक वास्तविक चिंता का विषय भी है, और इसको दूर करने के लिए हम लोग डेटा की जो डायमेंशनलिटी है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन जो कर्स ऑफ डायमेंशनलिटी है और डेटा ओवरलोड की समस्या जो है वह चिंता का विषय और मॉडल के प्रदर्शन को भी यह कम कर सकता है, यानी कि योद्धा के प्रदर्शन को भी कर सकता है। मान लीजिए कोई योद्धा है, उसको एक्सेस में ज़्यादा हथियार दे दिया गया, उसके लेवल के बाहर का है, तो वह प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। या अगर योद्धा एक है और शत्रु बहुत सारे हैं, तो भी वह वहाँ पे प्रदर्शन खराब कर सकता है। ठीक है, अब देख लेते हैं फीचर सिलेक्शन क्या होता है। इस समस्या से निपटने के लिए फीचर सिलेक्शन तकनीक का उपयोग किया जाता है, और यह सबसे महत्वपूर्ण डेटा सिलेक्शन में मदद करता है। जैसे एक कुशल योद्धा युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी पर ध्यान केंद्रित करता है, ठीक वैसे ही ये होता है डेटा डायमेंशनलिटी को रिड्यूस करना, यानी फीचर सिलेक्शन का जो फीचर होता है वह जो काम के फीचर होते हैं
डेटा के जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं उनको करेक्ट करने से संबंधित होता है। अब डीप लर्निंग भी इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने डीप लर्निंग के महत्व को समझाया, जो बड़ी मात्रा में डेटा से निपटने के लिए सक्षम होता है। यह भीम की शक्ति में गहराई से समझने जैसा है, जहाँ मशीनें डेटा से गहराई में जाकर पैटर्न को समझती है। तो डीप लर्निंग में होता क्या है? डीप लर्निंग में हमारे पास अगर एक्सेस अमाउंट ऑफ डेटा है, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग लेयर का यूज़ करते हैं, न्यूरल नेटवर्क का यूज़ करते हैं। न्यूरल नेटवर्क में क्या होता है? लेयर्स होती हैं, इनपुट लेयर होती है या हिडन लेयर होती है, आउटपुट लेयर होती है। उसके बीच में हमारा एक्टिवेशन फंक्शन होता है, बहुत सारे उसमें योद्धा होते हैं, ठीक है। एक्टिवेशन फंक्शन होता है, वॉइस होता है, वेट होता है। इन सभी का यूज़ करके हम लोग अपने मॉडल को ट्रेन करते हैं और एक अच्छे प्रेडिक्शन के लिए उसको तैयार करते हैं। अब डेटा की प्री प्रोसेसिंग भी की जा सकती है। अगर हमारे पास डेटा बहुत अधिक है तो उसकी प्री प्रोसेसिंग भी की जाती है। मतलब डेटा को पहले साफ करो और उसको मैनेज करो, उसको स्केल्ड करो। तो यह प्रक्रिया युद्ध के पहले हथियारों को साफ करने की है, हथियारों को तैयार करने की है, जो सुनिश्चित करती है कि मशीन लर्निंग मॉडल को केवल उपयोगी और अच्छी जानकारी दी जाए। अब मशीन लर्निंग के प्रकार और महाभारत के योद्धाओं की विशेषताएं देख लेते हैं, ठीक है। मशीन लर्निंग कितने प्रकार हैं और महाभारत के कितने योद्धा हैं, उनकी विशेषताएं देख लेती हैं। तो प्रकार, विशेषताएं, महाभारत का उदाहरण। अब सुपरवाइज लर्निंग की अगर बात करें, मशीन लर्निंग की एक प्रकार से सुपरवाइज लर्निंग, इसकी विशेषता क्या है? लेबल किए गए डेटा से सीखना। अब इसका महाभारत से हम लोग कंपेरिजन करें तो अर्जुन का गुरु द्रोणाचार्य से प्रशिक्षण, ये क्या है? सुपरवाइज लर्निंग, ठीक है। सुपरवाइज लर्निंग है क्योंकि अर्जुन के सुपरवाइजर कौन है? गुरु द्रोणाचार्य। तो वो जो भी लर्निंग होती है, उनकी जो भी युद्ध की शिक्षा होती है, एक सुपरवाइजर के अंतर्गत होती है, इसलिए उनको हम लोग सुपरवाइज लर्निंग से कंपेयर कर सकते हैं। अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या है? बिना लेबल के डेटा में पैटर्न खोजना, भीम का अपने अनुभवों से स्वयं सीखना। भीम की जगह पे हम यहाँ एकलव्य को भी कह सकते हैं। जैसे जिस तरीके से एकलव्य ने अपने अनुभव से खुद सीखा, वैसे ही हम लोग उनका कंपेरिजन अनसुपरवाइज लर्निंग के साथ कर सकते हैं। रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या है? प्रयास और त्रुटि से सीखना, कर्ण का लगातार अभ्यास करके कौशल सुधारना, ठीक है। कर्ण भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करता था, बहुत ज़्यादा। जब वो गुरु द्रोणाचार्य के पास सीखने के लिए गए थे तो गुरु द्रोणाचार्य ने उनको मना कर दिया था, ठीक है, क्योंकि सूत पुत्र हो तो मैं नहीं सिखाऊंगा। तो यह कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग मतलब खुद ही इसमें एक खुद ही एक मन किया उनका, खुद ही एक प्रेरणा जागृत हुई कि मुझे भी सीखना चाहिए। तो उन्होंने अभ्यास किया और जो गुरु द्रोणाचार्य ने उसको मना किया था, उससे बदला लेने के लिए वो लगातार प्रयास करते रहे और इसी चक्कर में जो है उनका परफॉर्मेंस ज़्यादा से ज़्यादा सुधरता गया। अब डीप लर्निंग क्या है? जटिल पैटर्न को पहचानना, कृष्ण का गहन ज्ञान और अंतर्दृष्टि को हम लोग डीप लर्निंग से तुलना कर सकते हैं। अब मशीन लर्निंग का अनुप्रयोग महाभारत में के संदर्भ में कैसे कैसे हो सकता था, उसके बारे में जानते हैं। युद्ध की रणनीति बनाने के लिए मशीन लर्निंग का प्रयोग किया जा सकता था, जो कि दुर्योधन ने किया था, ठीक है। दुर्योधन ने क्या किया था? युद्ध की रणनीति बनाई थी और उसमें उसने मशीन लर्निंग का यूज किया था। मशीन लर्निंग का उपयोग युद्ध रणनीतियों को अनुकूल करने के लिए किया जा सकता है। जैसे कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में मार्गदर्शन दिया था, वैसे एआई सिस्टम सेनापतियों को रणनीतिक निर्णय लेने में मदद कर सकते हैं। चिकित्सा निदान, मशीन लर्निंग चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांति ला सकती है और इनका एग्जाम्पल क्या है? जैसे नकुल को औषधि का ज्ञान था, वैसे एआई सिस्टम रोगों का तेजी से और सटीक निदान कर सकते हैं, जिसमें युद्ध में घायल सैनिकों का बेहतर इलाज संभव हो सकता था। जैसे जिस नकुल जो थे, उनके पास चिकित्सा करने का, सर्जरी करने का काफ़ी अच्छा अनुभव था, ठीक है। तो उनकी तुलना हम लोग मशीन लर्निंग के अंदर जो मशीन लर्निंग का यूज़ करके जो हम लोग मेडिकल के फील्ड में प्रिडिक्शन करते हैं या ट्रीटमेंट करते हैं, उससे हम लोग कर सकते हैं। और जिस तरीके से वो घायलों की सेवा करते थे, वैसे ही हम लोग कह सकते हैं कि मशीन लर्निंग का उपयोग चिकित्सा निदान में भी किया जा सकता है। अब कृषि के उत्पादन करने के लिए भी मशीन लर्निंग का यूज़ कैसे किया जाता है? जैसे कि बलराम जो कृषि में कुशल थे, मशीन लर्निंग कृषि उत्पादकता में सुधार भी ला सकता है, ठीक है। तो बलराम
का हम लोग तुलना कृषि में सुधार करने के मॉडल के तरीके से कर सकते हैं। एआई संचालित सिस्टम मौसम का पैटर्न विश्लेषण करके और फसल की स्थिति निगरानी करने के लिए किसानों को बेहतर निर्णय लाने में मदद कर सकते हैं। निष्कर्ष क्या है? प्राचीन ज्ञान और आधुनिक तकनीकी के संगम का निष्कर्ष क्या है? तो पहला निष्कर्ष है ज्ञान का निरंतर प्रवाह। महाभारत की यह कथा हमें यह सिखाती है कि ज्ञान का कोई युग नहीं होता है। प्राचीन ज्ञान और आधुनिक तकनीक का संगम नए दृष्टिकोण और समाधान प्रदान कर सकता है। नैतिक उपयोग का महत्व क्या है? कृष्ण की चेतावनी ये याद दिलाती है कि शक्तिशाली तकनीक का उपयोग विवेक के साथ किया जाना चाहिए। मशीन लर्निंग के उपयोग में नैतिक विचारों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। और निरंतर सीखने का महत्व क्या है? अर्जुन की तरह हमें भी मशीन लर्निंग के क्षेत्र में निरंतर सीखते और सुधरते रहना चाहिए। तकनीक तेजी से विकसित हो रही है और हमें इसके साथ तालमेल बनाए रखना पड़ेगा, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से मेरी एक छोटी सी कोशिश थी महाभारत के कैरेक्टर के माध्यम से मशीन लर्निंग के डीप कॉन्सेप्ट को समझाना, ताकि सभी लोग मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट को समझ सके, सभी मतलब मशीन लर्निंग के बारे में सीख सके, जान सके। अब मशीन लर्निंग ऐसा नहीं है कि केवल आईटी वाले ही कर सकते हैं, केवल बीटेक एमटेक वाले ही कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी एक जनरल पर्पस टेक्नोलॉजी बन गई है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ सबके घरों में होता है, वैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटिव एआई का यूज़ घर घर में होगा, हर घर में होगा, हर क्लास में होगा, हर लेवल में होगा, हर जगह होगा। इसलिए उसे हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए एक मेरी छोटी सी कोशिश थी कि महाभारत के कैरेक्टर्स के माध्यम से, महाभारत की घटनाओं के माध्यम से आपको मशीन लर्निंग के बारे में विस्तार से समझाया जाए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को यह कोशिश काफ़ी पसंद आई होगी। और अगर हमारा वीडियो पसंद आया है, हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में हमारा ये वीडियो फैलाने की कोशिश करें दोस्तों। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप लर्निंग मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग।